कल 15 मार्च बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम का जन्मदिन। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा का जन्मदिन विशेष। आप सबको कांशीराम जी के जयंती की बधाई। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुका है और जो रिजल्ट आया वो सब आपके सामने है। लेकिन आज अगर कांशीराम होते तो क्या करते, क्या बोलते, संगठन कैसे चलाते, पार्टी कैसे चलाते, इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए हमारे साथ अम्बेडकरनामा पे दद्दू प्रसाद जी हैं। कांशीराम जी के अंडर में उन्होंने काम किया, पॉलिटिकल ट्रेनिंग ली है, सामाजिक परिवर्तन मिशन अभी चला रहे हैं, 7 से 12 तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश सरकार में और करीबी से इन्होंने कांशीराम जी को देखा। उनकी कार्यशैली, मोडस ऑपरेंडी, कैसे काम करते थे, संगठन चलाते थे, तमाम इन्होंने देखा है। मैं जानने की कोशिश करेंगे। मैं तो शायद एक ही बार मिला हूं, उस समय छात्र था। मिला क्या, मैं देख पाया हूं सिर्फ उनके घर पे, लेकिन नजदीक से देखने समझने का मौका हमें नहीं मिला। इसलिए दद्दू प्रसाद जी से हमने आग्रह किया था कि आए हम अम्बेडकरनामा के दोस्तों को बताएं कि अभी कांशीराम होते तो क्या करते। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। आपको जय भीम और सभी दर्शकों को जय भीम, जय भारत। जी बताएं, अगर आज होते कांशीराम तो क्या करते। मान्यवर कांशीराम जी देखिए, अपना जन्मदिन उन्होंने बहुजन समाज दिवस के लिए डेडिकेट किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बनाना आसान काम है, पर बहुजन समाज पार्टी कामयाब नहीं हो सकती अगर हम बहुजन समाज नहीं बना पाते। अर्थात 6000 जातियों में तोड़े हुए लोगों को जोड़कर और इन 6000 जातियों में से कन्वर्ट करके, धर्मांतरण करके जो लोग हमारे भाई सिख हो गए हैं, जो इस्लाम में चले गए हैं, जो इस देश में ईसाइयत में हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो वो सभी लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनाना। बहुजन समाज बना करके ही हम बहुजन समाज पार्टी को कामयाब बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो उन्होंने अपने जीवन में जो अगस्त 2003 में उनका बंगलौर की स्पीच है, उस पे उन्होंने कहा कि 6,000 जातियों में से मैं 600 जातियों को एक मंच पर लाने में कामयाब हुआ हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उस जमाने में जब हमने मूवमेंट को टेक ऑफ किया तो 6 जातियां उनके सामने नजर आती थी जो बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को फॉलो कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि 600 को हम जोड़ पाए हैं तो तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन गए हैं और भाजपा कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। जिस दिन मैं 1000 जातियों को एक मंच पर लाने में कामयाब होऊंगा तो हम भारत की नंबर 1 की राजनैतिक शक्ति बन सकेंगे। तो 600 से 1000 पे जाना आसान काम है, पर 6 से 600 तक पहुंचना काफ़ी कठिन था। एकदम खड़ी चढ़ाई थी, असंभव बात थी। और महाराष्ट्र में 1975 के बाद एक मुहावरा था कि कामयाब हो सकत नहीं। अंबेडकर मूवमेंट जानवी है, अच्छी है, पर यह कामयाब नहीं हो सकती है। तो मान्यवर कांशीराम जी ने तो मेन फोकस किया, क्योंकि जो शोषण की व्यवस्था है, तो शोषण की व्यवस्था की जो बड़ी कामयाबी है कि शोषितों को तोड़ करके रखना, उनको लड़ा करके रखना। तो उसको उन्होंने कामयाब बनाया और जोड़ा लोगों को मंडल कमीशन रिपोर्ट के आधार पर, और आरक्षण की अवधारणा को एक्सटेंड किया, उन्होंने विस्तारित किया। पहले रिजर्वेशन मात्र अनुसूचित जातियों, जनजातियों और बड़े साफ शब्दों में कहूँ तो माना जाता था कि चमारों का मामला है ये, पर उसको मान्यवर कांशीराम जी ने रिजर्वेशन को वो कह सके कि 1990 के बाद, जब 1984 से लेकर 90 तक
लंबी लड़ाई लड़ी 6 सालों तक लगातार कि मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा। तो ये लड़ाई उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनको गोलबंद करके लड़ी। और मुझे उत्तर भारत में कोई ऐसा बड़ा नेता नजर नहीं आता कि जिसने 7 अगस्त 90 के पहले मंडल रिपोर्ट के लिए कोई बड़ी रैली किया हो या बड़ा आंदोलन चलाया। 7 अगस्त 90 के बाद तो सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन मिनिस्टर, 2 यूनियन मिनिस्टर तो जरूर फ्रंट पे आए और उन्होंने कहा कि अब आरक्षण समर्थकों को भी सड़कों पर उतर आना चाहिए। तो मनोहर काशीराम जी ने कहा कि आप कार और सरकार में बैठे हैं और आप कार और सरकार छोड़िए, सड़कों पर उतरिए, तब हम सोचेंगे कि हमें सड़कों पर उतरना है कि नहीं उतरना है। तो इसलिए 7 अगस्त 90 को जो कामयाबी मिली, आरक्षण की अवधारणा विस्तारित हुई और विस्तारित होकर के एक व्यापक जन समूह के हितकारी हो गई। तो वो उसके कारण जोड़ने में ज़्यादा सहूलियत आ गई, कामयाब हुई। तो आज अगर मानवर काशीराम जी होते तो निश्चित रूप से वो जो बहुजन से सर्वजन बना दिया गया है, तो वो इससे बहुत खफा होते। दुनिया के किसी सभ्यता में शोषक और शोषित की एकता नहीं हो सकती है। मुझे कई विद्वानों से बात हुई इधर 4-5 सालों में, जो बिहार के लोग हैं और जो यूपी के भी लोग हैं, उन सब ने कहा कि तेजस्वी यादव ने भी ए टू जेड की बात नहीं कही होती तो शायद वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल कर लेते बिहार के चुनाव में। और यही उत्तर प्रदेश में है। बहुजन समाज पार्टी से देखिए शुरू से माना जा रहा था, जब से चुनाव ये प्रारंभ हुआ, कि वो बड़ी टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। 17 सितंबर 2021 को आप लखनऊ आए हुए थे, तो उस समय भी ये बातें बड़ी खुल के आई थी लखनऊ की धरती पर, जिसमें पिछड़े वर्ग के भी काफ़ी ज्ञानी लोग और विद्वान लोग इकट्ठे हुए थे उस कॉन्फ्रेंस में। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पुनः यात्रा शुरू करनी है, चाहे सपा बसपा किसी को भी या अलग से भी कोई, ये सपा बसपा सब अवधारणाएं हैं और मूल चीज है शोषित पीड़ित लोगों, उनको इकट्ठा, वो वास्तविक हैं इस देश का शोषित पीड़ित दबा कुचला इंसान, तो वो कैसे भी इकट्ठा हो आगे, तो उसको पाला खींच के लड़ाई लड़नी होगी। और शोषितों को बहुजन समाज, आप बहुजन समाज नहीं दे बोलना चाहते हैं, कोई बात नहीं, कुछ और बोलिए। आप बैकवर्ड बोलना चाहते हैं, बैकवर्ड बोलिए। शोषित एकता बनाना बोलना चाहते हैं, वो बोलिए। तो ये तो बहुजन समाज अवधारणा तो तथागत बुद्ध का दिया गया शब्द है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो वहां से लिया था। मानवर काशीराम जी को अच्छा लगा तो उन्होंने प्रसारित किया और आज पूरे देश में ये एक्सेप्टेड हो चुका है। पर बहुजन समाज माने बहुजन समाज पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी तो निश्चित रूप से अब हाईजैक्ट हो चुकी है। तो कल 15 मार्च है, हम पुनः नए सिरे से दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को, शोषित पीड़ित लोगों को भारत के धरती पर इकट्ठा करने के लिए आह्वान कर सकें। और छोटे छोटे प्रयास भी बड़े प्रयास बन जाते हैं। मुझे कोई कल के दिन जो मेरे पास सूचना है, कोई बड़ा प्रयास होता नजर नहीं आ रहा है। हमने भी कल लखनऊ में एक छोटा प्रयास के तहत एक चिंतन शिविर, एक संगोष्ठी का आयोजन लखनऊ में रखा है। तो हम लोग चाहते हैं और निश्चित रूप से आगे आना होगा और शुरुआत तो किसी न किसी को करनी होगी। तो बहुजन समाज बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा, भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र को बहुत शानदार तरीके से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए उपयोग किया मानवर कांशीराम जी ने। उसके पहले कोई व्यक्ति नजर नहीं आता है जो लोकतंत्र को कामयाब बनाने के तौर तरीके सीखे हों, कि आखिरकार निर्धन लोग कैसे अपने डेलीगेट विधानसभा में भेजें, लोकसभा में कैसे भेजें, जब अब चुनाव करोड़ों से भी आगे पार करके
अरबों में पहुंच चुका है। एक एक अपवाद ही सही, पर पूरे भारत में कम से कम 50 लोकसभा सीटें हैं अब, जहां पर 1 अरब से ऊपर रुपया खर्च हो रहा है। तो निर्धन आदमी कैसे जीत सकता है? तो मान्यवर कांशीराम जी ने सूत्र दिए, उसको हम लोगों ने धरती पे उतारा और कामयाब बना दिया कि धनवानों के धन का सहारा लेकर, धनवानों को जंग परास्त करके जो भी सत्ता बनेगी वो कभी भी निर्धनों के काम नहीं आएगी, हमेशा धनवानों के काम आएगी, लोक कल्याण के काम नहीं आएगी। तो मान्यवर कांशीराम जी का मकसद तो लोक कल्याण था, बहुजन कल्याण था। इसलिए उन्होंने 1936 से जो लोकतंत्र का ये रास्ता बनाया गया था कि धनवानों के धन का सहारा लेकर और धनवानों को परास्त करके सरकारें बन रही थी, जीते रहे थे, और शोषित लोग भी तालियां बजा रहे थे कि एक धनवान हार गया, अगला धनवान आ गया। तो वो अगला धनवान जो होगा वो ज्यादा मजबूत होगा, तभी तो कमजोर धनवान को परास्त किया उसने। तो जीतने हारने का पैमाना धन धन ही था। तो मान्यवर कांशीराम जी ने नया सूत्र बनाया, नया रास्ता तय किया कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर और धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके जो भी सत्ता बनेगी वो अनिवार्य रूप से निर्धनों के काम आएगी। तो उनसे पूछा गया कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई निर्धन के पास धन नहीं है, पर उसके पास 2 पैर हैं। आशा धन 2 पैर तो हैं, तो 2 पैरों से पदयात्रा हो सकती है, और 2 पहिए का साधन भी घर घर पहुंच चुका है, तो साइकिल यात्रा हो सकती है, और इसमें डीजल नहीं लगेगा, पेट्रोल नहीं लगेगा। तो उन्होंने खुद 4200 किलोमीटर साइकिल यात्रा किया, और फिर हम जैसे नौजवानों ने भी हजारों किलोमीटर लगातार साइकिल यात्राएं चलाई और उनको फॉलो किया हम लोगों ने। फिर वो दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे पास जीव है, वाणी है, वाणी को मधुर वाणी, और इसमें जगाने का टैलेंट, हुनर अगर लगा दिया जाए तो गीत बन जाता है, संगीत बन जाता है, जागृति और चेतना प्रस्फुटित होती है। तो निर्धन के पास वाणी तो है, यह गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति के द्वारा दी गई है। तीसरा उन्होंने कहा कि आपके पास हाथ है। हमने कहा हाथ से क्या होगा साहब? तो उन्होंने 4 तेज बहादुर सप्रू मार्ग, इलाहाबाद लोक सेवा आयोग के सामने ये बंगला है था, और वो बसपा के पास था। तो उस पे उन्होंने दीवाल थी पुरानी सी, तो नील घोरी और हाथ से ब्रश उठाया और हाथ से कांशीराम बहुजन समाज पार्टी लिख दिया। तो कहा हाथ से हाथी बन सकता है और दीवार लिखाई हो सकती है। आप अपने मैसेज को दीवालों में लिख करके, झोपड़ियों की दीवालों में लिख करके और जन जन तक पहुंचा सकते हैं। फिर तो सूत्र मिल गया। इलाहाबाद का जो 1988 का चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, जिसमें बीपी सिंह भी लड़ रहे थे, तो उन्होंने जंगे मैदान में ललकार लगाई और गली गली हर झोपड़पट्टी में हाथी हाथी आ गया। तो अखबार वाले वैसे नहीं छाप रहे थे, हमें कवरेज नहीं दे रहे थे, पर तो उन्होंने लिखा कि कांशीराम ने कोई भूत पाल रखे हैं, वो रात में हाथी बना जाते हैं। और गर्मी के दिन थे, जून का महीना था, तो उन्होंने कहा वाल पेंटर जो छत्तीसगढ़ से, फैजाबाद से और जालंधर से उन्होंने बुलवाए थे, जिसको उन्हीं ने तैयार किया था। वो कोई पेशेवर पेंटर नहीं थे, तो वो काफ़ी एक पेंटिंग स्क्वाड तैयार किया गया था। तो वो दिन में सो जाते थे और रात में ठंडे मौसम में वो लिखते थे और वॉल पेंटिंग करते थे। तो मीडिया को ऐसे कवरेज देनी पड़ी। फिर चौथी बात उन्होंने कही, साइकिल यात्राएं चलवाई दी। तो बीपी सिंह जैसा आदमी भी जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहा था, चुनाव लड़ रहा था, तो उसको शर्म आ गई और उसने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मैं आगे का चुनाव
मैं हेलीकॉप्टर से नहीं लड़ेंगे और मैं दोपहिया वाहन से हम चुनाव लड़ेंगे। तो अब बीपी सिंह साहब तो राजा के बेटे थे, तो साइकिल चलाना जानते नहीं थे वो। तो उन्होंने मोटरसाइकिल से अपना शेष आगे का 15 दिन का चुनाव अभियान तो साइकिल यात्रा पे काशीराम जी के समर्पण के आगे राजा बीपी सिंह को भी झुकना पड़ा और झुक के वो पैदल चलने लगा और मोटरसाइकिल से अपना प्रचार अभियान चलाया। फिर देवीलाल जी ने भी जो मदद भेजी तो वो मोटरसाइकिल की मदद भेजी हरियाणा से। तो इस तरीके से वो चुनाव, फिर उन्होंने अपना स्वयं का प्रेस मीडिया भी एक बुलेटिन, बहुजन बुलेटिन भी डेली, ताकि हमारी अपनी गतिविधियां, अपने एक्टिविटी तो जनता तक पहुँचें। तो इस तरीके से बात आगे बढ़ी और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंची। उन्होंने एक अभियान और चलाया जो बहुत ही पॉपुलर हुआ कि हमारे पास 10,000 20,000 रुपए का धन नहीं है, पर एक एक रुपए का धन तो है, मंदिरों में हम चढ़ाते हैं। तो उन्होंने डब्बा उठाया और उसको तैयार किया, उस पे लिख दिया वोट के साथ नोट मांगो अभियान। यहाँ पर मैं सचेत करना चाहता हूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि एक वोट एक नोट, नहीं, वोट के साथ नोट। कोई 10 रुपया देना चाहता तो 10 रुपए का भी स्वागत है, कोई 100 रुपया डालना चाहता तो 100 रुपए का भी स्वागत है। तो उन्होंने कहा कि ऑटो वाली पेटी 16 जून को खुलेगी, अगले 18 जून को खुलेगी, पर नोट वाली पेटी फिर हम भी खोलेंगे। तो 1.5 लाख रुपए के नोट निकले और उनको करीब शायद 85,000 रुपए, 85,000 वोट निकले। तो उन्होंने कहा भाई नोट ज्यादा आता है और वोट तो 85,000 आया हमारे पास। तो बात इस तरीके से, जो जनमानस लाठी खाकर, गोली खाकर, अपमान झेल के आपको वोट दे सकता है, वो आपको नोट क्यों नहीं दे सकता है। निश्चित रूप से हम जैसे लोग जब चुनाव लड़े तो हमारे पास डिपॉजिट का पैसा नहीं था, तो मेरे समाज ने ही, जिनको हमने जगाया था, तैयार किया था कि इस शैली पर चल करके हमें भारत में हुक्मरान बनना है और आगे हुकूमत को लेकर के, और हुकूमत किस लिए लेना है कि इस देश में ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था, दैट इज कॉल्ड चतुर्वर्णीय वर्ण व्यवस्था ही है। तो उसको समता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, जो संविधान का अनुच्छेद 38 इसको कहता है, 38 का एक क्लॉज है जो, तो वो पर स्टेट ने तो आज तक कोई समाज व्यवस्था बनाई नहीं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में है ये कि स्टेट एक समाज व्यवस्था बनाएगा। तो इसलिए मानवर काशीराम जी एक तो बहुजन समाज से सर्वजन हो गया, उस पे पछता रहे होते। फिर उन्होंने एक काम और किया जो 84 से ही, जो 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर तो लोकतंत्र के आधार पर पहला चुनाव लड़े बंबई विधानसभा के लिए। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तो 15 लोग खड़े किए, 13 लोग जीत गए। तो ये तो बड़ी भारी कामयाबी थी। तो देश की गैर बराबरी यथास्थितिवादी ताकतें थर्रा गईं और उन्हें लगा कि लगता है डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, सत्ता इनके हाथ में आ सकती है। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि वोट को बिकवाया जाए। वोटर को अगर हम बिकना सिखा दें तो चुनाव वोट से नहीं होगा, नोट से हो जाएगा, क्योंकि नोट की भूमिका प्रभावी हो जाएगी। तो ये सोचा गया कि भाई वोट बिकेगा कैसे। तो उन्होंने कहा ये हमारा चुटकी बजा के करा देंगे। हर गांव में हमारा पुरोहित बैठा है और उसके हर बिरादरी में 5-5 चेला हैं। चेलाओं से कह देंगे कि भाई अंबेडकर ने वोट की ताकत जो दी है, ये आपके लिए बवाले जान है। एक बाबू नाराज हो जाता है, एक दादू खुश हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वोट बेच दो, आप जो पैसा दे उसी को वोट दो, तो आपको सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि आप कैंडिडेट में पहचाने नहीं पाते हो कि कौन तुम्हारा हितकारी है,
सब नेता एक समान है। तो वोट बिकने लगा, ज्यादा नहीं, 4 आने का एक वोट, और पूरे 50 साल तक वोट बिकता रहा। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, 1932 की बंबई बंदरगाह की घोषणा धूल धूसरित होती रही कि जाओ दीवालों पे लिख लो तुम इस देश के शासक होगे। कोई माई का लाल इसको बदल नहीं सका। और मानवर काशीराम जी, बिशन कौर का बेटा, उसने संकल्प लिया और उन्होंने तय किया कि मुझे वोट की बिकवाली बंद करानी होगी। अगर बहुजनों को इस देश का हुक्मरान बनाना है तो उन्होंने सूत्र गढ़े। सूत्र भी मिलते गए, चलते चलते मिलते गए। उन्हें नहीं पता था कि मैं बहन बेटी की इज्जत के साथ जोड़ दूं। तो वो रात में सो रहे थे, तो एक आदमी बहन बेटी के, अपनी बिटिया की इज्जत के लिए शराब पिए मस्त था, पर उसकी बेटी पर जब आंच आई और गुंडे उसकी बेटी को पकड़ के ले जाने लगे, तो लठ उठाया उसने और 2 गुंडे मुस्टड्डों के खोपड़ी पे मारा। वो गिर पड़े, तड़पने लगा, दूसरा भाग खड़ा हुआ, बेटी बच गई उसकी। काशीराम जी को क्लू मिल गया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी वोट की ताकत को अगर बहन बेटी की इज्जत के बराबर समझा सकूं समाज को, तो समाज जो अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए लड़ने पर आमादा हो जाता है, तो वो वोट के लिए भी लड़ने को आमादा हो जाएगा। तो उन्होंने सूत्र दिया कि भाई वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। जो वोट बेचे, समझो बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बेटी बेची नहीं जाती है, बल्कि इज्जतदार आदमी को सौंपी जाती है। वोट बेचना बंद करो, जो ना माने उसका बिरादरी में हुक्का पानी बंद करो। ये हम जैसे लोगों ने इंजीनियरिंग छोड़ करके, और बहुत सैकड़ों हजारों लोग उस पर जुटे, और गली गली, टोला टोला, बस्ती बस्ती में वोट की बिकवाली बंद कराने के लिए समाज को तैयार किया गया। वोट बिकना बंद हो गया तो सैकड़ों लोग, गरीब के घुरहू का लड़का, कलुआ का लड़का भी विधायक जीत गए, सांसद जीत गए। बाबू प्रभुदयास की बेटी बहन मायावती भी जीत गई। बिना डिपॉजिट का पैसा उनके पास भी नहीं था 1984 के लोकसभा चुनाव में। तो वोट की बिकवाली बंद हुई तो बहुजन समाज सत्ता शिखर तक पहुंचने लगा। और 16 दिसंबर 1993 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में टूटे पीटे लोगों ने पिटाई करने वालों को पीट लिया विधानसभा के अंदर, और उनका खून भी बहा। तो वो चौकन्ना हो गए और सत्ता में आ गए। अब ये तो हमारे कलेक्टर बदल दिए, कप्तान बदल दिए, थानेदार बदल दिए, सब पलट दिया। अब ये हमारा धन दौलत भी छीन सकते हैं, पलट सकते हैं, कानून बदल देंगे। तब उन्होंने कहा कि भाई सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तो सरकार कैसे बने? वोट कम है अपने पास, शोषक वर्ग के पास, जालिम वर्ग के पास वोट कम है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नोटों का भंडार है। यह हुआ कि नोट से क्या होगा? तो कहा वोट खरीद लिए जाए। तो कहा वोट बिकाऊ नहीं है, कांसीराम ने लिख दिया है नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, वोट बिक ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि इकट्ठा है वोट। कहा इकट्ठा है? कहा इकट्ठा है एक जगह, हाथी के हौदा में रखा है, तो इकट्ठा वोट बिकवा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हाथी खाना में कांसीराम मिशनरी आदमी का, मिशनरी है कांसीराम, मर्सनरी नहीं है, भाड़े पर नहीं काम कर रहा है, मिशनरी है, और हजारों मिशनरियों का पहरा है। तो हाथी नहीं बिक सकता है कांसीराम के जीते जी। तो 25 अगस्त 2003 को तय हुआ कि कांसीराम को निपटा दिया जाए। 15 सितंबर 2003 को, गणना करें कुल 20 दिन बाद ही, जब उन्होंने 25 अगस्त को घोषणा किया लखनऊ में कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होना चाहता हूं, उसके पहले मानवर कांसीराम जी ने कभी भी
फोर फ्रंट पे आकर के नहीं कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होना चाहता हूं, पर उस दिन उन्होंने कहा कि मैं हो सकता, और 2004 में ही हम ऐसा करने में कामयाब हो सकते हैं। तो 15 सितंबर 2003 को उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया, और जो चीजें हैं वो आपके सामने हैं। तो माडवर काशीराम जी अनकॉन्शियस में चले गए, बोलती बंद हो गई, उनकी वाणी ही बड़ी ताकत थी, वाणी की ताकत बंद हो गई, हाथी खाना में घुस गए लोग। और 22 अक्टूबर 2003 को, यानी 15 सितंबर 2003 के ठीक 37 दिन बाद, उनके भावना के विपरीत जाकर 22 अक्टूबर 2003 को सतीश चंद्र मिश्रा, आरएसएस का प्रशिक्षित आदमी, नरेंद्र मोदी का गुरु भाई, वो बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। कहा गया कि 8 अक्टूबर 2003 को जब सीबीआई ने रेड डाली तो ये भाई सतीश मिश्रा नहीं होता तो आपकी बहन जेल में होती, तो इसलिए मैं इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाती हूं। तो एक घटनाक्रम भी था नाटकीय, तो वो राष्ट्रीय महासचिव हो गए। तो हाथी खाना में लोग घुस गए और घुस के हाथी को बिकवाना चालू किया। 9 जून 2005 को तो खुलेआम लगी शुरुआत हुई कि कांशीराम का हम नारा बदल रहे हैं, जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा ठीक नहीं जचता है, हम नारा नया दे रहे हैं। हजारों लोगों के बीच में वो बात हुई कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी और ज्यादा हिस्सेदारी। फिर परिभाषा देने वालों ने कहा कि नहीं नहीं, बात यहां भी है, इसको समझिए कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी और ज्यादा हिस्सेदारी। तो अब बोली लगाइए, हाथी खरीदिए। किसी ने कहा कि अरे हाथी पे लिखा है नॉट फॉर सेल, एलिफेंट नॉट फॉर सेल बाय कांशीराम। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हमारे पास अथॉरिटी है, हम नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और हम लिख रहे हैं, अब तख्ती नहीं लगा रहे हैं, एलिफेंट रेडी फॉर सेल। फुटकर वोटों की बिक्री बंद हो गई, इकट्ठा वोटों की बिक्री चालू हो गई। इकट्ठा वोट बिकने के कारण जीतने का ग्राफ घटता गया, घटता गया, घटता गया। फुटकर वोटों की बिक्री बंद हुई तो जीतने का ग्राफ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इकट्ठा वोट बिकना चालू हुए तो जीतने का ग्राफ घटता गया, घटता गया। और बहुजन समाज पार्टी के इकट्ठा वोट बिकने का इंपैक्ट केवल बहुजन समाज पार्टी में नहीं पड़ा, बल्कि सराउंडिंग में पड़ा। ऐसे समझिए इसको कि जब बहुजन समाज पार्टी ने जनमानस को वोट बेचना बंद करने के लिए तैयार किया, तो उसका फायदा केवल बसपा को थोड़ी मिला, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिला, उसका फायदा आरजेडी को भी मिला, उसका फायदा दूसरे और दलित पिछड़ों की पार्टियों को मिला। तो उससे जनता दल यूनाइटेड को भी मिला, जनता दल को भी मिला। तो उससे उनकी जीतने का ग्राफ बढ़ता गया। पर जब इकट्ठा वोट बेचना फैशन बन गया तो जीतने का ग्राफ घटता गया, घटता गया। तो ये एक बड़ा राज है। और मानवर काशीराम जी होते तो आज पुनः वो इकट्ठा वोटों की बिकवाली के खिलाफ, एक वोट बेचना पाप है तो 1 लाख वोट बेचना पुण्य कैसे हो सकता है, समाज के हित में कैसे हो सकता है। वो चाहे बसपा बेच रही हो, और वो चाहे समाजवादी पार्टी बेच रही हो, या चाहे राष्ट्रीय जनता दल बेच रहा हो, आरएलडी बेच रही हो, ये पुण्य नहीं है। ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जागृति चेतना को खुलेआम नीलामी करना है, बोली लगाना है। अरे मेरा समाज अपनी जान देने को जब तैयार है तो वोट के साथ नोट कैसे नहीं देगा। दिया है उन्होंने। हम प्रचार कर रहे थे, 1996 की बात है, तो गाड़ी जा रही थी, 1-2 गाड़ियों से ही हम चुनाव लड़ते थे। तो एक आदमी हर जोत रहा था और फटा बनियान पहने और पंछा पहने था। तो रोका, रोको रोको,
हम गाड़ी रोक दिए, कहा कौना दद्दू। तो मैं उतर के नीचे आया, बुजुर्ग था, मैंने पैर छुए, कहा जाओ तोर जीत है, जीत जाइ हो, हम यह ख्यातन ख्यातन यही प्रचार करते हैं। और टेंटे से 10 रुपया निकाले, मोड़े तोड़े, कहा ले आओ, ले जाओ, मुहारो लगा दो। ऐसे बना है बहुजनों का आंदोलन, ऐसे ही बनी है आरजेडी भी, ऐसे ही बने हैं समाजवादी आंदोलन भी। भले ही उन्होंने सामाजिक बदलाव की बात नहीं कही, उन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही, परंतु ऐसे ही बने हैं छोटे छोटे साधनों से। तो इसलिए मानवर काशीराम जी इकट्ठा वोट के बेचने वालों को दुई दुई थापर मारते, अब जो करते अब उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कल मानवर काशीराम जी के जन्म दिवस पर हमें छोटे छोटे साधनों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के अपने आप को तैयार करना होगा। कोई और रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, यही रास्ता है। इसी रास्ते पर वापस आने वाली पीढ़ी को भी देखिए, जो लोग कह रहे हैं विकल्प नहीं है, वो परिश्रम से बचना चाहते हैं। आखिरकार हमारे पास प्रकृति प्रदत्त भी ताकतें हैं, हमारे पास बौद्धिक बल है, हमारे पास शरीर का बल है, परिश्रम का बल है, हमारे पास चरित्र का बल है, उसको हम संभाल सकते हैं, हमारे पास नैतिक बल है, और बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से बौद्धिक बल हमारे पास आया है। तो अब बौद्धिक बल पे ही मैं जो वन नेशन वन एजुकेशन की बात उठा रहा हूं, तो वह इसीलिए उठा रहा हूं कि मुझे साफ दिखाई देता है कि हमारे बौद्धिक बल पे उन्होंने पंचर करने के लिए सूजा घुसेड़ दिया है कि आपकी, अरे हम 10-20% लोग क्वालिटी एजुकेशन पा भी जाएंगे तो हमें निपटा लेंगे, घेर देंगे, प्रोफेसर रतन लाल को घेर देंगे, दबोच देंगे, दद्दू प्रसाद को दबोच देंगे। तो 80% हमारे समाज की, बल्कि 90% जो हमारे बच्चे हैं उनकी तो पढ़ाई चौपट कर रहे हैं। वो मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ। तो ये एक बड़ा भारी षड्यंत्र है। इसलिए हमें बौद्धिक बल को बचाए रखना है और नई उसकी जनरेशन उसके तैयार होती रहे, तो उसके लिए हमें सचेत रहना होगा। और बहुजन समाज बहुत प्यारा है, बहुत कीमती है, ऊर्जा भंडार है, पावर हाउस है हमारा, ये जनरेटर है बहुजन समाज। सर्वजन इसलिए हमने नारा दिया कि सर्वजन एक धोखा है और धक्का मारो मौका है। बहुजन समाज सच्चा है, अधिकार मिलना पक्का है। बहुजन समाज सत्ता है और विधायकी जीतना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, सांसद जीतना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, जुल्म रुकना भी पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, मुख्यमंत्री बनना पक्का है। हमारे अखिलेश भैया बहुजन समाज को मंजूर कर लेते तो अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो मैं मुछ मुड़वा देता। वो नहीं मंजूर किए, अब उनकी अपनी मजबूरियां हैं। अब मजबूर आदमी से कितनी उम्मीदें की जाए, तो एक सीमा भर कर सकते हैं। तो हमें मानवर काशीराम जी ने 84 में कहा था कि चंद्रजीत यादव मेरा पुराना दोस्त, और मैंने उससे जब कहा कि मंडल रिपोर्ट की बात को पार्लियामेंट में उठाओ, तो ये इसने मजबूरी जता दिया कि मेरा टिकट कट जाएगा। तो मैं अपने दोस्त की मजबूरी दूर करना चाहता हूं। तो हमें भी माननीय अखिलेश यादव की मजबूरी दूर करने का कुछ उपाय करना होगा। बहन मायावती की मजबूरी तो नहीं दूर हो पाई, फंसती गई। इसलिए हम कह रहे हैं कि बदलाव के लिए चरित्रवान शीलवान लीडरशिप की आवश्यकता है। जो 23 नवंबर 1950 को लोकसभा के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, 23 नवंबर 1950 को प्रोफेसर केटी साय के एक जवाब देते हुए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें पुनः बहुजन समाज बनाना होगा, छोटे छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना होगा। वोट के साथ नोट मांगो अभियान चलाना होगा। अपना हुनर, हमारे पास बहुत सारी छुपी हुई हिडन फोर्सेज हैं, ताकत हैं, तो उनको हम यूटिलाइज करते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है
जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। तो मैं यही इतना सीमित आपसे कहना जी, चाहूँगा। शुक्रिया, शुक्रिया सर। और ये थे दद्दू प्रसाद जी, बेबाक निर्भीक बोलते हैं। पूरा वीडियो सुनिए और इसको शेयर करते रहिए। मान्यवर काशीराम की जयंती के पूर्व संध्या पर आप सभी को बधाई, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, जय हिंद। जय भीम, जय भारत।